हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कुलॉम्स लॉ की। अब बोलोगे आप मैंने कल क्यों नहीं बताया था, है ना? आपके नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मैंने आपको कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे कल खुद नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ाऊँगा आज, मतलब नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँगा। रीज़न क्यों था? रीज़न इसलिए था क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ा है, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये एक टॉपिक होता है, इसको मैंने टच नहीं किया। मुझे पता है, आपको पता है, बस आपने एक सेमीकंडक्टर नया वर्ड सुना है। पर मैंने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि जो मुझे ऐसा नहीं कि आसान था ठीक है, लेकिन इसमें मुझे कुछ आपको ऐसी चीज़ें बतानी थी जो आपको पता नहीं है। तो पहले मैं उन चीज़ों को डिस्कस करता कि ये परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो फिर इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्किप कर दिया। कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, कुछ देर बाद पढ़ेंगे, जब इसके ऊपर थोड़ा सा लेवलिंग कर लूँगा आपका, है ना। जैसे अभी अपना जो लेवल है वो ग्राउंड के भी आसपास होगा, तो ग्राउंड लेवलिंग कर रहे हैं भाई अपन। तो पहले बात कर लेते हैं ना 12th लेवल की। तो चलिए बिना किसी डिले के बात करते हैं। कुलॉम्स लॉ के ऊपर 2-3 लेक्चर आने वाले हैं, तो फिर आप उसको बढ़िया से देखिएगा। अपन पूरे बढ़िया से कवर करेंगे, एडवांस लेवल तक इसको अपन कवर अप करेंगे। तो कुलॉम्स लॉ क्या होता है? तो कुलॉम्स जो एक है, कुलॉम ये एक साइंटिस्ट का छोटा सा नाम है ना। जैसे न्यूटन साहब का जो नाम है सिर्फ न्यूटन ही फेमस है, वैसे कुलॉम साहब थे। उनका भी गुलाम जो साहब थे, गुलाम चचा थे, गुलाम अंकल थे, सर गुलाम थे, जो भी आप बोलें, वो सिर्फ यही नाम फेमस था। उन्होंने एक लॉ दिया था, क्योंकि हमें पता है कि अब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हमें क्या पता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो हमें पता है अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो हमें पता था कि अट्रैक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आप सोचिए, मतलब आपको पता है, आप थोड़ा सा एक फिजिक्स के ऊपर सोचेंगे। आपने 11th की फिजिक्स पढ़ रखी है, तो थोड़ा सा आप उसके ऊपर थोड़ा सा सोचने का काम करिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक चार्ज था, ये कोई बॉडी थी, चार्ज नहीं है, हमको थोड़ी ना पता चार्ज है। ये एक बॉडी थी, मान लेते हैं चार्ज है, ठीक है, अब तो पता ही चल गया ना। ये एक चार्ज रखा था, अभी ये नहीं लेके आए हम ये नहीं लेके आए। अच्छा, ये नहीं लेके आए तो ये किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हवा से उड़ जाएगा। ये रेस्ट में था, बहुत बढ़िया से कहानी चल रही थी। हमें पता है भाई, किसी के ऊपर कोई जब तक फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई टच नहीं कर रहा है, तब तक ठीक है। अब बात आती है कि इसी के कांटेक्ट में एक और हमने चार्ज लेके, मतलब यहाँ पे लाते ही, पास आते ही यहाँ पे हलचल होना शुरू हो गई। अब ठीक है, अब आप बोलोगे भाई देखो टच तो हो नहीं रहा था, फिर भी इसको हम ला रहे थे, मतलब हमें थोड़ा सा फोर्स कम फील हो रहा था क्योंकि हमने बहुत दम से लगाया था। लेकिन ये ऐसा रखा हुआ था, इसके ऊपर मतलब थोड़ी सी हलचल होना शुरू हो गई, और होगी। अब हुई, मतलब ये जब हलचल करने लगा, यानी इसके पास आ गया एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं था, यानी इसके पास आ गई वेलोसिटी। अब हम लोगों का माथा ठनका क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में था, ठीक थी, ज़िंदगी चल रही थी। ये ला रहे, हमको पता नहीं है ये हम ला रहे हैं, बस ऐसे हाथ में लेके चल रहे थे, मतलब मज़े में कहीं से भी लेके चल रहे थे। ये हिलने लगा, अब इसको हम पकड़ा तो हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने इसको जाने नहीं देना था। अब दिक्कत की बात ये हुई, ये चलने लगा। अब भाई सब समझ में नहीं आया ये चला क्यों, भाई समझ में नहीं आया। अब ये चला क्यों आखिर, हमें अभी ये नहीं सोचा है। फिर बाद में पता चला कि ये चार्ज आ रहा था, इसने क्या किया, इसको चलाया होगा, इसकी वजह से ये चलना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा आप सोचिए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स आया होगा। फोर्स आया कि नहीं आया? क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप उल्टा सोचते हो, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें पता चला इस बॉडी पे कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा होगा। अब पता चला जो काफ़ी चीज़ के बाद हमने ये पता किया कि जो फोर्स है, आप मूवीज़ देखते हो ना, मूवीज़ में तो वैसी चीज़ आप समझो कि वैसा ही हो रहा है अभी। तो एक सस्पेंस बना हुआ है, तो आपको मज़ा भी आएगा। अब ये हिल रहा था, हमें कुछ देर बाद पता चला कि ये इसकी वजह से, ये वाला चार्ज इसकी वजह से हिल रहा था। अब हमने सोचा कि ठीक है, हमने पढ़ा दिया 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कि भाई ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो वो दो मासेस के बीच में फोर्स लगती है। तो हमने देखा कि इसकी वजह से ये जो फोर्स है वो इधर जा रहा था। अब देखो माथा ठनक रहा है, क्योंकि हमें पता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही थी, इसके पास मास था, इसके पास भी मास था, इसको बोल दो m1, इसको बोल दो m2। इसकी वजह से इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है दो मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसकी वजह से ये उधर दूर भाग रहा था।
अब हमारा माथा ठनका, तो हमने सोचा भाई ये चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। पता किया तो हमने बोला ये तो चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल मतलब ये लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो हमें पता चल गया Q1 और Q2 पे जो चार्ज है वो लाइक चार्जेस है, Q1 Q2 पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो सेम है। यहाँ पे हमें ये पता चल गया। अब इसकी वजह से ये चल रहा था। भाई कूलॉम साहब ने सोचा कि चल रहा है तो मतलब कोई फोर्स लग रहा होगा। कूलॉम चाचा ने सोचा कि ये चल रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। अब चाचा ने सोचा तो उनका दिमाग ठनका। उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट और दिया लॉ। और लॉ क्या होता है, नियम। नियम में क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, इसका कोई प्रूफ होता ही नहीं है। तो हम बात करते हैं, चाचा ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें ये बताया जो फोर्स लग रही है इनके ऊपर वो प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। और दूसरी बात पता चला F जो प्रोपोर्शनल है 1/r² के है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलते हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये आप ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ चुके हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ आप इसको बोलते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इन दोनों चार्जेस के बीच की, मतलब यहाँ पे R क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। अगर आप इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है R जो है, आप उसको चेंज कर दो, मतलब इसको आप कर दो डबल, तो जो फोर्स है 1/4 हो जाता है। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप डबल कर रहे हो तो फोर्स जो है वह 4 गुना कम हो रही है, 1/4। इनवर्स है वो भी स्क्वायर है, तो फिर 2 कर रहे हो, डबल कर रहे हो तो उसका डबल का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 का इन्वर्स इफेक्ट पड़ता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। समझने का तरीका है, समझाने का तरीका है, तो आप समझो। चाचा ने हमको ये बता दिया। अब ये कैसे पता चला होगा, उन्होंने देखा होगा Q1 Q2 को। अब भाई सब एक्सपेरिमेंट है, अभी एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया था। अब इसके ऊपर काफ़ी बातें हो सकती हैं। पहले बताओ आपको क्या मज़ा आ रहा है, आप सोचिए आपको मज़ा आ रहा है तो फिर मतलब मज़ा आ रहा होगा। हाँ, फिर हम बात करते हैं। अब इन्होंने जो कूलॉम चाचा ने हमको ये बताया कि जो दो चार्जेस इनके पर फोर्स लग रहा था, उन्होंने क्या पहली बात तो मीज़र किया। क्या मीज़र किया, मीज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मीज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, measure the magnitude of electric forces। ये फोर्सेस है, फोर्सेस बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये उन्होंने बताया, वो कूलॉम्स लॉ से ये चीज़ें पता चलती हैं। थोड़ा सा मैं फोकस सेट कर दूँ, हाँ अभी सेट हुआ। अब देखिए मेरे पास कोई DSLR तो है नहीं, मैं फ़ोन से शूट करता हूँ तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन क्लियर फिर भी दिख रहा था। मैंने ये पहले भी बोला था क्या, ठीक है। अब ये उन्होंने कैसे किया था, तो इन्होंने ये हमें बताया था बाय यूजिंग टॉर्जन बैलेंस। बाय यूजिंग टॉर्जन बैलेंस, ये मैंने स्टाइल मारने के लिए लिखा है, कोई आगे यूज़ नहीं है कि क्या होता है, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन मैंने स्टाइल मारने के लिए लिख दिया है कि भाई टॉर्जन बैलेंस का यूज़ करके ये होता है। पहली बात तो कूलॉम चाचा ने हमें ये बताया, उन्होंने मीज़र वेजर करके हमें ये बताया कि उन्होंने बताया फोर्स कितना होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है। भाई डायरेक्शन तो हमने पता ही कर ली थी, इसकी वजह से इधर जा रहा था, हमें डायरेक्शन पता नहीं, रिपेल अट्रैक्ट ये सब पता था, फिर क्या दिक्कत है, मैग्नीट्यूड बता दिया कितना लगता है। अरे इतना समझो कि उन्होंने दो लोगों के बीच का इमोशन बता दिया, इमोशन समझिएगा, दो लोगों के बीच का इमोशन, क्योंकि हमें पता है दो लोगों के बीच में या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्शन होता है। भाई दो लोग हैं, अब या तो लव होगा या तो हेट होगा। अब आप समझिए कि अब एक मशीन उन्होंने बता दी कि भाई साहब आप किससे कितना प्यार करते हो। जैसे अब आपसे कोई बचपन में क्वेश्चन पूछता था, आप बताओ, है ना, मतलब जब हम लोग छोटे थे तब बहुत परेशान करते थे, बताओ अपने मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हो कि पापा को। अब कोई पूछने वाला सवाल है कि हमको क्या पता किसको प्यार करते हैं, है ना। फिर जनरली हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, फिर बाद में पता चला रहे यार हम मम्मी को जवाब देना चाहिए, मम्मी को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, पापा को ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, दादी को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, मशीन ऐसी आ गई है। मशीन ऐसे आ गई कि हमें पता चला इनके और इनके बीच में इमोशन कितना है, कितना लव है, तो वो मशीन बताना शुरू कर दी। और मशीन ने कहीं पोपट कर दिया, तो आपने मशीन ने पता कर लिया कि आपको और आपके पापा के बीच में बनते नहीं है, 36 का आंकड़ा है। तो फिर यही से सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। प्यार तो आपको पता चल जाएगा, प्यार है कि नफरत है ना, वो आपको पता चल जाएगा। दुश्मनी है कि प्यार है, वो तो पता ही चल जाता है ना भाई बिहेवियर से। तो मैग्नीट्यूड बता दिया। अब उन्होंने टॉर्जन बैलेंस किया था, वो उनकी बात है ना, वो उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब इससे क्या हो गया था, हमें पता चला था कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। मैंने एक लिखा था वहाँ पे, क्या था, वी कैन जनरलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू स्टेशनरी
पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, मतलब हमें कूलॉम्स लॉ से क्या पता चला था, वी कैन जनरलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स समटाइम्स इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये क्यों बोलते हैं वो भी हम आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसे हम लोग समटाइम कंसिडर करते हैं, कहीं लिखा हो सकता है, बस इतना कोई डिटेल में मैंने बोला था पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बोर्ड इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, और आपको पता है मेंस और एडवांस में सिर्फ और सिर्फ मेंस में मतलब MCQ जाते हैं, एडवांस में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं, तो फिर वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन जनरलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर मेरा लिखने का ये मतलब था, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, जो लास्ट लाइन लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये बुक्स में लिखा हुआ होता है, इसका मतलब आप समझिए इसका क्या मतलब है। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है जीरो साइज। पॉइंट चार्ज यहाँ पर रिफर करता है चार्ज पार्टिकल ऑफ जीरो साइज। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल हैं जिनका साइज क्या होता है, जीरो होता है, तो चार्ज पार्टिकल ऑफ जीरो साइज। अब जीरो साइज मतलब क्या होता है, अब एक तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझ सकते हो, दूसरा मैं भी आपको बताता हूँ जीरो साइज। अब देखिए पॉइंट चार्ज मतलब ये है कि अब इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज जो है वो पॉइंट दिखना चाहिए। मतलब क्या है, मान लीजिए आप एक चार्ज आप पकड़ लो, ठीक है, दूसरे चार्ज आप किसी और को पकड़ा दो, मतलब आप उनको पकड़ा दो, अपने दोस्त को पकड़ा दो, है ना, उनको मतलब अपने दोस्त को पकड़ा दिया। अब आप एकदम पास में तो होगे नहीं, कुछ दूरी पे होगे, तो यहाँ से देखने में आपको आपके दोस्त ने जो चार्ज पकड़ा होगा वो को पॉइंट देखना चाहिए। मतलब आप ढेर से इतना बड़ा चार्ज पकड़ लो, यहाँ पे आ जाओ, इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा, लेकिन आपके दोस्त को कितना बड़ा दिखेगा, पिद्दी सा पॉइंट, है ना। तो मतलब ये रिलेटिव होता है कुल मिला के, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। पॉइंट चार्जेस एक्चुअल में रिलेटिव चीज़ होती है, समझ रहे हैं। जैसे कि आपको सन क्या दिखता है, पॉइंट क्या साइज़ का दिखता है, लेकिन एक्चुअल में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो बस रिलेटिव चीज़ें हैं, डिस्टेंस के हिसाब से मेंटेन कर लेती हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं, ये आप नोट करेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। अब हमने तो पढ़ लिया कि दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। कूलॉम्स हमने उनके बीच का मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन आखिर है क्या फॉर्मूला वो तो बताओ, कितना करते हैं, कैसे करते हैं। उन्होंने हमको जो दिया, जो हमको 12th में पढ़ा रहे हो, हमें फॉर्मूला से मतलब होता है। फॉर्मूला लो, मान लेते हैं दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। अब देखा गया कि मान लेते हैं इनके चार्जेस के जो मास है वो सेम है, FM है। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, बस समझाने का तरीका सबका अपना अलग होता है, मेरा भी अपना अलग है। अब हमने क्या किया, इस चार्ज को पकड़ा और देखा इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा था, पहले की वजह से दूसरे पे, है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पे देखना था। तो हमें पता चला कि इसको पकड़ते ही इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा था, मतलब इधर भाग रहा था, और इस फोर्स को बोला गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए हमने इसको ऐसे दिखा दिया। दोनों का पार्टिकल का मास सेम था। अब मास क्यों सेम लिया वो भी बताऊंगा। अब इसको पकड़ लिया, अब इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स देखना शुरू किया, इसको भी रेस्ट में रखा, पकड़ के रखा है, तो इसके ऊपर देखा कि भाई साहब इसके ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा था, इसको बोला गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर क्वांटिटी। फिर बाद में पता चला कि जो फोर्स है कुछ ऐसा है, फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। अब बोलोगे भैया आपको ये कैसे पता चला, मैं बोलूँगा इसलिए तो मैंने मास सेम लिया था। देखा गया इसके और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन सेम आ रहा था। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है F/m, यानी m सेम है तो F भी सेम होना चाहिए, तभी तो A सेम है। तो यानी यहाँ से पता चला जो फोर्सेस हैं लग रही हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता चली। पहली पॉइंट से हमें ये पता चला कि जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो सब एक इक्वल है, बट अपोजिट, और वो मतलब नेचर डायरेक्शन तो हमको पता चल जाएगी ना भाई, अपोजिट हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, वो अपने बाद में पता कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये पता चल गया। फिर दूसरा पॉइंट ये पता चला कि जो फोर्स है एक्ट्स अलोंग
लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक चार्ज Q यहाँ पे रखा है और एक चार्ज Q यहाँ पे रखा है, तो जो फोर्स है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, मतलब या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, वो तो हमको पता चल जाएगा रिपल्शन या अट्रैक्शन से। मतलब जो फोर्स है वो ऐसे नहीं लग सकता, ऐसे नहीं, ऐसे लग सकता है, ऐसे नहीं लग सकता, 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 है ना। वो सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन में लगेगा, अगर वो जिस लाइन में एक लाइन मिला दो उसी के लाइन के अलॉन्ग लगेगा। समझ में आई बात ये। दूसरी चीज़ हमें ये पता चली, मतलब फोर्स ऐसे ऊपर नहीं उठ रहा था, हमने टेबल पर रखा था तो देखा टेबल के अलॉन्ग ऐसे खिसक रहा था, मतलब जो चार्ज पार्टिकल था वो उसको हवा में नहीं उड़ा रहा था, यहाँ से ऐसे हवा में उड़ रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। समझ रहे हैं आप, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप बताने का तरीका है, अब आप कर सकते हो जहाँ पे आपको दिखे। ठीक है, हमको ये दो चीज़ें पता चली। फिर बाद में ये पता चला जो फोर्स है ये, पहली बात तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। मैं इस फोर्सेस के बारे में बात करूँ तो इस फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। दूसरा जो पॉइंट है वो फोर्स है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। मैं देख लूँ मैं कहीं गलत ना लिख दूँ, है। तो हमें पता चला ये जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। फिर दूसरी चीज़ हमें ये पता चली कि जो फोर्स है ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब वो तो पता है ना, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन साहब का जो तीसरा लॉ है क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई होप आपको आता हो, तो उसका पालन कर रहा था। अब इतनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई फोर्स फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जो फोर्स है वो सेंट्रल होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स सेंट्रल है। और ये सेम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो ये पता चला जो फोर्स है, फोर्स क्या है, सेंट्रल, मतलब फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। क्या बात क्लियर हुई। ये इतनी चीज़ें हमें इस फोर्स के बारे में पता चली। अभी सिर्फ छोटी सी बातें हैं क्या भैया, हमें तो पता चला था जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू, नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा इसको करते हैं। हमें इतनी बात पता चलेगी बिना फॉर्मूला जाने, है ना, बिना फॉर्मूला जाने पता चलेगा कि इसकी वजह से ये होता है। अभी हम इसके बारे में और बातें करेंगे, पहले आप इतना नोट कर ले। नोट हो गया, मैंने मिटा दिया, अब बैक में करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो वहाँ से थोड़ी बहुत टाइमिंग बच जाती है ना, मैं उसको कट कर देता हूँ तो फिर 2-5 सेकंड ऐसे कर करके कुछ टाइमिंग बच जाती है, जितना मुझे बात करने में मिल जाता है उतना टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने लिखा था, जो सारी बुक्स लिखती हैं वो ये होता है कि जो कूलॉम साहब ने बोला था, कूलॉम चाचा ने जो बोला था वो ये था कि जो फोर्स है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड का मैं दे रहा हूँ, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ही मैं दे रहा हूँ। अब जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उन्होंने ये बताया। अच्छा मैंने लिखा तो था F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इन तीनों को आपस में दोनों को कंबाइन किया और हमें फॉर्मूला दिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये लिखा था मैंने, बस एक लाइन और लिख दी इसमें। समझ रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये क्या है। तो के एक्चुअल में एक कांस्टेंट है। के क्या है, एक कांस्टेंट है, आप इसको बोल सकते हो कूलॉम कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कांस्टेंट बोलो आप। और ये जी के समान नहीं है, मतलब है ना, ये डिपेंड करता है मीडियम पे मीडियम, तो यानी डिपेंड्स ऑन मीडियम। पहली बात तो ये जो हमें कांस्टेंट मिला है ये डिपेंड्स ऑन मीडियम है, ये मैं नहीं कहता, ये कूलॉम चाचा कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है। अब दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको अभी तक किसी टीचर ने नहीं बताई, ये कहीं बुक में भी नहीं लिखा होता है। ये एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन से आता है। जब आप क्वेश्चन करते हो तो बोला जाता है कूलॉम चाचा ने, मतलब क्या दो कि बोला था या मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप समझो। उन्होंने ये कहा था कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है ना वो ऑलवेज ये रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। अभी अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, परेशान ना होइए। ये मैंने एक बार और डिस्कस किया था जब इसके पीछे मैंने कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बार और लेक्चर बनाया था। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमें जो पता चला ये डिपेंड्स अपॉन मीडियम होता है। आपको कहीं कहीं इसकी जो वैल्यू है, चलिए मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। यहाँ पे परमिटिविटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फॉर्मूला है। अब ये चीज़ें हैं कि एक कांस्टेंट है। अभी आप इसको कहीं भी स्टॉप रखो, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा वो भी काफ़ी क्वेश्चन कर होंगे कि तो कुछ और ही है,
तो आप इसको नोट करिए। आइए अब हम बात करेंगे लिमिटेशन। हमने कूलॉम्स लॉ की बात कर रही थी, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ की। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। सबसे पहली जो लिमिटेशन है ये ओनली वैलिड है पॉइंट चार्जेस के ऊपर, वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, not for extended charges, not for extended charges, extended charges। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही वैलिड करता है, यानी जिनका जो साइज़ है वो ज़ीरो हो, ज़ीरो साइज पार्टिकल्स के ऊपर ही वैलिड करता है। उन पार्टिकल्स के ऊपर वैलिड नहीं करेगा जिनका जो मतलब काफ़ी लंबे है, पॉइंट चार्जेस के अलावा के ऊपर ये वैलिड नहीं होता है। अब इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ये सिर्फ इन्हीं के ऊपर वैलिड करता है। अब इसको ऊपर मतलब एक्सटेंडेड को हम लोग, आपको पता है वो भी पॉइंट चार्जेस से मिलकर ही बना होता है, तो फिर इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे आपने सेंटर मतलब डीएम किया था ना, याद नहीं क्या 11th में आपने किया नहीं था, आप एक बड़े से मास को छोटे छोटे टुकड़े में काटते थे, उसका सबसे छोटा पार्टिकल लेते थे डीएम, फिर उसको क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। वैसे यहाँ पे भी करेंगे, छोड़ा नहीं है मैथमेटिक्स ने साथ। फिर हम बात, ठीक है, फिर दूसरी जो बात है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ये तभी वैलिड है जब हाँ वैलिड ओनली व्हेन, ये तभी वैलिड है। मैं ये इंग्लिश गलत हो सकती है लेकिन आप शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। जब Q1 रेस्ट में हो और Q2 रेस्ट में हो, एंड ये तब वैलिड करता है जब Q1 जो है वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, और मोशन, और जो Q2 है वो मोशन कर रहा हो और रेस्ट में हो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने मैं ऐसा कर देता हूँ, मतलब दो चार्ज पार्टिकल में से एक चार्ज पार्टिकल क्या होना चाहिए, वो मोशन कर रहा होना चाहिए, मतलब एक रेस्ट में होना चाहिए। वो मोशन कर रहा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक साथ दोनों मोशन नहीं करने चाहिए। मतलब ये यहाँ पे वैलिड है, ये यहाँ पे वैलिड है, लेकिन जो कूलॉम का लॉ है वो तब नहीं वैलिड है जब Q1 और Q2 दोनों कर रहे हो मोशन, तब यहाँ पे कूलॉम्स लॉ नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे नॉट वैलिड, कैसे लिखूँ मैं इसको, ऐसे कट कर देते हैं ना, यहाँ पे नहीं वैलिड है, यहाँ पे वैलिड है और यहाँ पे वैलिड है जब चार्जेस चल नहीं रहे हों। एक केस और होता है जहाँ पे ये फोर्स वैलिड नहीं होता है, जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस वैलिड होने लगती हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी के एकदम पीछे लिखा हुआ है। हमें पता है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक दो नहीं ढेर सारे प्रोटॉन्स या ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। क्या ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल नहीं करते हैं? अब यहाँ पे कूलॉम्स लॉ फेल हो जाता है, और उसी के फेवर में मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तब नहीं वैलिड होता है। एक मिनट, मैंने इसकी परफेक्ट इंग्लिश कॉपी की थी बुक से। हाँ, नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 1 फर्मी, नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। आपको पता होगा ये 1 फर्मी के इक्वल होता है। तो यानी ये तब नहीं वैलिड करता, यहाँ पे मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस वेरी करने लगा, वेरी नहीं क्या वैलिड होने लगती है। समझ में आई बात? यहाँ पे आपका कूलॉम का लॉ फेल कर जाता है, वैलिड नहीं करता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन ये तभी नहीं वैलिड करता है। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके पीछे एकदम लिखा हुआ है, पॉइंट्स रिमेंबर या थिंक अबाउट दैट, कुछ भी करके तो लिखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन है। तो आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ने की आदत डालिए और यहाँ पे आप इसको नोट करिए। एक पॉइंट बचा है, वो ये है कि जो फोर्स है वो मैं भूल गया था बताने को। मैं इसलिए बताने को भूला था क्योंकि मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। उसी की एक प्रॉपर्टी है, जो फोर्स है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको याद करेंगे, इसको नोट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, या कंजर्वेटिव फोर्स लिखो, क्या बकवास लिखें, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी में, वो एक चैप्टर था 11th में, वहाँ पे रखा था मैंने, कब कहा रखी, सूख जाता है बार बार। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप मतलब इतना समझिए, मैं समझाने का तरीका क्या है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं, या अब कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव तभी होती है जब वो एनर्जी को ना खाए। एनर्जी को ना खाए मतलब जब कोई फ्रिक्शन ना हो, आप समझिएगा। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने समझा होगा, रेजिस्टिव फोर्स जब मीडियम में ना हो तब हर एक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स बन जाता है। रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिव मीडियम क्या होता है, जो अपोज करे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को। मतलब जैसे कि आप सोच देखते होंगे कि अब जब पार्टिकल को, मैं कैसे बताऊँ उसको, आप समझने की कोशिश करता हूँ। आपने पढ़ा होगा 11th में रेजिस्टेंस क्या, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप का रेजिस्टिव फोर्स होता है। फ्रिक्शन जो फोर्स है वो एक टाइप का रेजिस्टिव फोर्स होता है, जब वो तभी एक्ट करता है जब दो बॉडीज या दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है। ऐसा ही एयर रेजिस्टेंस होता है ना, वो भी एक्ट करता है। तो वही चीज़ मैं आपसे कहने वाला हूँ, है ना, वही चीज़ मैं आपसे कहने वाला हूँ कि हर एक फोर्स कंजर्वेटिव बन जाती है जब रेजिस्टिव मीडियम ना हो। मतलब आप समझिएगा कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक था, एक रूम है, उसके कोने पे रखा गया था। अब इस ब्लॉक को एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट, मतलब ऐसे 3 पॉइंट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आप बोलूँगा मैं इस पॉइंट को, इस बॉक्स को ए से लेकर बी तक जाओ। तो अब यहाँ पे आप पे ध्यान दीजिएगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो लग रही है, यानी म्यू की वैल्यू वो मैंने 0 रख दी है। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो 0 रख दिया है। मैंने बोला कि ए से लेके बी तक जाओ, बी से लेके सी तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ। दूसरा केस ये था कि आप यहाँ से यहाँ तक जाओ। अब आप ये बताइए, अच्छा आप अभी ये बताइए, जब फ्रिक्शन कुछ रहा हो, आप बताइए आपको इस ब्लॉक को ले जाने में ज़्यादा वर्क कब करना पड़ेगा, किस पाथ पे करना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली बोलेंगे जब ए से बी और बी से सी जाओ, क्यों, क्योंकि पाथ की लेंथ ज़्यादा है। और कम वर्क करना पड़ेगा जब आप ए से सी तक जाओ ना। मतलब यहाँ फिलहाल के लिए सही है अगर दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम हो, बट यहाँ पे मान लेते हैं इसका म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, तो म्यू 2 की वैल्यू मैं ग्रेट कर दूँ, मतलब ग्रेट नहीं, मतलब बड़ी कर दूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, म्यू 2 की वैल्यू मैं बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे मतलब रास्ता बहुत ही, क्या बोलते हैं इसको, गड्ढे कर दूँ, खड़बीहड़ जिसको बोलते हैं अपने गाँव के भाषा में, है ना, खड़बीहड़, मतलब बहुत ही गड्ढे कर दूँ, बहुत ही रफ़ कर दूँ, है ना, यहाँ पे स्मूथ कर दूँ, यहाँ पे रफ़ सरफेस कर दूँ। ये जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है और ये जो सरफेस है वो रफ़ सरफेस है। तो आप बोलोगे तो स्मूथ सरफेस से जाने में ज़्यादा आसानी होगी। अब यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि रास्ते से कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब आपको दम लगे ही ना। मतलब क्या करते हो आप, इसको जब इधर की तरफ क्या करते हो, इसको पुल कर रहे हो ना, तो ये पुल है यार, पुश नहीं है। तो क्या होता है कि आपने पता होगा, तो मैं इसके ऊपर नहीं, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगने शुरू कर देता है जो इसके रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। अब वही फोर्स को मैं यहाँ पे से गैप कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो एफ फ्रिक्शन होता था वो होता था म्यू टाइम्स ऑफ एन। अब मैंने क्या किया, म्यू को ही 0 कर दिया इस पूरे केस में, यहाँ की सिनेरियो में भी और यहाँ के सिनेरियो में भी। तब क्या होगा, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको जो वर्क, मतलब आप समझिएगा, तो मतलब आपको किसी भी चीज़ के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से उसको खिसका लेके जाओगे। यानी यहाँ से यहाँ लेके जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ लेके जाओ, आपको ज़्यादा मतलब डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जितना आपको दम यहाँ से यहाँ ले जाने में लग रहा है उतना ही दम यहाँ पे यहाँ ले जाने में लगेगा। अरे आप समझो कि, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, आप इस ब्लॉक से आके पूछो भैया चलोगे, बोलेगा हाँ चलूँगा, तो चल क्यों नहीं रहे हो, बोलेगी न्यूटन साहब ने कहा है कि, जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना, न्यूटन साहब ने बोला है कि जब तक किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगता तब तक मैं चल नहीं सकती। तो बोलेगा ठीक है ले चल, तो ये गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जाके इसको टुक पे से रोक लिया, फिर यहाँ से आपने इसको क्या ऊपर से धक्का दे दिया, यहाँ पे जाके सी पे से फिर से रोक लिया, और सेम चीज़ आप इसको ऐसे करो, यहाँ से इसको ऐसे धक्का दे दो और यहाँ पे जाके इसको रोक लो। आपने कितना फोर्स लगाया, बस आप इसको टुक और टुक, यहाँ पे टुक 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 टुक, मतलब
कुछ दम नहीं लग रहा है ना, मैं टुक काफ़ी बार बोल दिया ना, बहुत ही। छोड़ो, समझ में आई बात। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। मैंने 11th का पॉइंट बताया है और 11th के ही लेजेस होता है। आप लोग थोड़ा समझदार हो गए हो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अपने पास जो दूसरी फोर्स है उसका, कौन सी दूसरी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका कंपैरिजन है ना। बहुत छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा तो नहीं है लेकिन हाँ 5-10 मिनट तो ले ही लेगा। तो कंपैरिजन की बात हम लोग कर लेते हैं। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन कौन कौन सी फोर्सेस का है, वही अपनी पुरानी फोर्सेस, वही अपनी अच्छी फोर्सेस जो आपने 11th में पढ़ी थी। F होता है G m1m2/r²। और कौन सी फोर्स, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F K/Q1/r²। ये किसके द्वारा इन्वेंटेड था, न्यूटन साहब के द्वारा, न्यूटन। और ये किसके द्वारा, कूलॉम चाचा के द्वारा। अभी हमने पढ़ा, कूलॉम चाचा ने ये दिया था। अब आप जैसे अभी पेंडेमिक है, वैसे जब इन्होंने ये फोर्स ईजाद की थी, जब इन्होंने इस फोर्स का इन्वेंशन किया था, जब इन्होंने ये दिया था, तब चल रहा था प्लेग। यूनिवर्सिटी से अपना छुट्टी लेके पढ़िएगा, आपको मतलब मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है इनकी। तो छुट्टी लेके अपने घर पे गए थे और वहाँ पे जाके इन्वेंशन कर रहे थे। वैसे ही आप लोग भी अपने दोस्तों से पता करिएगा कौन ऐसा मतलब ये काम कर रहा है, खुरापाती काम है ना, खुरापाती काम कुछ लोग करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी है। आप इन्वेंशन करते हो, आप मोबाइल पर थोड़ा कम चलाओ यार, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, है ना। वही मुन्ना भैया का डायलॉग है, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, देश की सेवा करो। तो वैसे यहाँ पे था, जैसे फिलहाल है वैसे वो भी था, उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया था और सेम फॉर्मूला दिख रहा है। ये उन्होंने तब दिया था 2 मासेस के बीच में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताने के लिए, और ये 2 चार्जेस के बीच में। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बहुत सिमिलरिटी दिख रही होगी, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर बेस्ड है ना, न्यूटन साहब ने दिया था। यहाँ पे ये अंतर नहीं है, आप इसको समझिएगा। अब इन दोनों में जो सिमिलरिटी की बात कर रहे थे, वो सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। वो सिमिलरिटी बहुत ही सिंपल थी, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, एक चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक मास के ऊपर, तो मतलब दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंस थे। बट यहाँ पे जो हमको अंतर लिखना है वो बात करते हैं डिफरेंस, कंपेरिजन करें तो डिफरेंस। सिमिलरिटी तो बहुत कम है लेकिन डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो आपको समझ में आने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जो मास है, जो ये फोर्स था, आपको पता है जो 2 मास एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। यानी जो कूलॉम का फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है। पहला कंपैरिजन है, पहला डिफरेंस है, आप इसको समझिएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, जो Fg है उसकी जो वैल्यू है, मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ इसको, मतलब मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें स्किप नहीं की हैं, लेकिन मतलब छोटा कर दिया, समराइज कर दिया है। उसकी जो वैल्यू है बहुत छोटी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। अब आप बोलिएगा क्यों ऐसा होता है भैया, ऐसा इनके कांस्टेंट की वजह से होता है। कांस्टेंट की वजह से इसलिए होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, कांस्टेंट से मुझे याद आया, जो जी की वैल्यू होती थी, इसको आप 3rd पॉइंट दे दीजिएगा। जो 2nd पॉइंट है वो ये था, जो जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। बार बार मेरे नाक में खुजली हो रही है। लेकिन जो के है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, मतलब डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये वेरी करता है। आपने मीडियम चेंज किया, के की वैल्यू चेंज हो गई, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। आपको ये समझ में आना चाहिए। हाँ, फिर अब ये बात करते हैं कि Fg की वैल्यू Fe से कम क्यों होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जी की वैल्यू क्या होती है, साथ में लिखिएगा कॉपी में। और यहाँ पे मैं के की वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता था। जी के बारे में आपको वैल्यू बताया, नोट कर लिया इसको। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पीछे गया था, देख के आया वैल्यू, इसको खुद नहीं याद थी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देख रहे हो यहाँ पे बस किलोग्राम का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे m1 और q का अंतर है, ठीक है।
तो ये वैल्यूज है। अब आप देखो इसके कंपेरिजन में ये वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, 9 × 10⁻9 और ये 10⁻11 पे, यानी इसलिए हम इसको जनरल लाइफ में आपने पढ़ा भी होगा, इसको हम लोग फील बहुत कम करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू, क्योंकि मास कितना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो कितना होगा 100 किलोग्राम का होगा, है ना, और इसलिए ये फील नहीं होता है, ये छोटे छोटे चार्जेस पे फील हो जाता है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये फील नहीं होता, यानी जो एफ जी है वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है। तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं और ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन भी करने वाले हैं।